नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025-26 में दोस्तों हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास विषय को कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कौन कौन से विषय यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें तो इतिहास विषय को दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराएंगे, जिसमें दोस्तों आप सभी ने सिलेबस हिस्ट्री का देख लिया होगा। हिस्ट्री में वही सिलेबस है जो पहले था, बस उसको कुछ नहीं किया है, दो खंडों में उसको बांट दिया है। ठीक है, पहला जो है आपका प्राचीन भारत, जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है, और द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास है। तो ये सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इसको कंप्लीट कराएंगे। और आज से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आज प्राचीन भारत में पहला जो टॉपिक दिया है उसको आज हम देखेंगे। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत। तो इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हिस्ट्री के अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी विषय वाले जो हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है उनको मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी सिलेबस है यानी कि इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है उसके टॉपिक जो होंगे उनके अकॉर्डिंग उनको जो है उसके क्वेश्चन वगैरह जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री को कंप्लीट इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। तो जितने भी इतिहास विषय वाले जो हैं वो ज़रूर जो है दोस्तों चैनल के साथ जुड़े, और यहाँ पर दोस्तों रेगुलर यहाँ पर क्लासेस रहेंगी आज से। और इसको हम, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है आप सभी जानते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है हमें जो है जल्दी इसको जो है कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख ही लिया है, तो हिस्ट्री और खंड ओ में प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में पहला टॉपिक मैंने बताया भी आपको, पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इसमें दोस्तों आपका पुरातात्विक स्रोत है, पुरालेख शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र है, साहित्यिक स्रोत है और यात्रा वृत्तांत। ये पहला टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आज हम इन दो को कवर करेंगे, यानी कि पुरातात्विक स्रोत और पुरालेख शास्त्र। ठीक है, बाकी आगे को हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत, ये टॉपिक है दोस्तों आज का। और यहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँ दोस्तों कि ये जितने भी आपके टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे वो सारे दोस्तों आपको हैंड रिटन मिलेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इतिहास की बात करें तो आप सभी जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, अतीत का जो अध्ययन है वही हम उसको हम इतिहास कहते हैं, यानी कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, अतीत यानी कि जो बीत चुका है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, और इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। ठीक है, आप सभी जानते हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस ये थे आपके यूनान के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में जाने से पहले आपको मैं क्लियर करा दूं कि देखिए प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, इनको पहले आप समझ लें, उसके बाद फिर हम जो है पुरातात्विक स्रोतों पर चलेंगे। देखिए देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में हम मानव विकास, संस्कृति तथा सभ्यता इत्यादि के बारे में जान पाते हैं। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति जो है उपलब्ध सामग्री की समीक्षा का अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है, जिसके लिए वह विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताई, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख शास्त्र, ठीक है, ये मैंने ऊपर जो बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, आपका आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आपका हिस्टोरिक पीरियड। ये तीनों को हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी कई बार मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, यानी कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है किसे कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल दोस्तों वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन, याद रखना लिखित साधन उपलब्ध नहीं है,
जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर याद क्या रखना आपने, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे, ऐसा काल जिसके लिए कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे। ठीक हो गया, इतना समझे। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो आपका कब से कब तक रहा। ठीक है, देखिए 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है प्रागैतिहासिक काल को। इसमें अलग अलग मत हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, अलग अलग मत आते हैं इसमें, तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रागैतिहासिक काल आप समझ चुके हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पर याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए पाषाण काल और ताम्र काल यानी कि ताम्र पाषाण काल, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पर दोस्तों पाषाण काल, इसका दोस्तों आगे भी आपका सिलेबस में है, तो उसमें हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप इतना समझें कि पाषाण काल में आपका पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल आता है। ठीक है, और पाषाण काल और ताम्र काल की बात करें, ये 3000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है ताम्र काल। तो यहाँ पर दोनों जो हैं आपके पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पाषाण काल के 3 हैं, आपका पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये आपको पता है, सभी जानते हैं। तो पुरा पाषाण काल कब से कब तक है, तो इसको याद रखने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इसको देख लें। पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का काल पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक का काल आपका मध्य पाषाण काल। और नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल आपका 6,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। तो ये आपका दोस्तों ये काल विभाजन है, इसको याद रखें। तो यहाँ पर इसको आपने याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आपका पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको क्या याद रखना है, ऐसा काल जहां पर हमें कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि आपका प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा काल आया, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसको प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। तो ये कैसा काल है, देखिए दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल जो है प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो थे, किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका। यह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल में मानव ने खेती करना शुरू कर दिया और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, इसी काल में। तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद क्या क्या रखना है, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल आप किसे कहेंगे, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड आप किसे कहेंगे, ऐसा काल जब कोई दोस्तों यहाँ ऐसा काल जब लेखन कला के प्रमाण थे, ठीक है, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, तो ऐसे काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं आप लिपि से परिचित थे पर पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, यानी कि लिपि से परिचित थे लोग लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो ऐसे काल को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी चीज याद रखनी है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों जो है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों इसका कब से कब तक रहा आद्य ऐतिहासिक काल, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसी आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी इसी काल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों कांस्य युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्य युग। ठीक है, क्या कहा जाता है, कांस्य युग। क्यों कहा जाता है कांस्य युग, देखिए क्योंकि इस दौरान तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया गया। ठीक है, क्या मिलाकर, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया गया, कांसा बनाया गया। इसलिए
इसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल दोस्तों, ऐसा समय जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो थे किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐसे काल को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं अब ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल यानी कि आपका हिस्टोरिक पीरियड किसे कहेंगे? ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं और जिन्हें पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अभी याद रखें, पहले में क्या था? प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपने आद्य ऐतिहासिक काल देखा, उसमें आपका लेखन के प्रमाण, लेखन कला के प्रमाण थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि लिपि से परिचित थे पर पढ़ी नहीं जा सकी लिपि। तो दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या आया? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? ऐतिहासिक काल दोस्तों जिसमें लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं और जिन्हें पढ़ा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, याद रहेगा। यह वह काल है जब मनुष्य लेखन प्रणाली से परिचित था। ये याद रखेंगे, यह वह काल है जब मनुष्य जो है लेखन प्रणाली से परिचित था, और इस युग का इतिहास जो है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है, यानी कि जो ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में जो है आपको मैंने बताया क्या होता है ऐतिहासिक काल, किसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे बोलते हैं। एक ऐसा काल, ऐसा समय जिसमें लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं और जिन्हें पढ़ा जा सकता है, वह काल हम क्या कहते हैं? उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें मनुष्य जो है लेखन प्रणाली से परिचित था। क्लियर हो गया? हिस्टोरिक पीरियड आप समझ गए। तीनों मैंने बता दिया आपको। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित थे पर पढ़ी नहीं जा सकी, और ऐतिहासिक काल में यहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे, लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है। क्लियर? बाकी बात करें दोस्तों इसके काल की, तो कब से कब तक रहा ऐतिहासिक काल, कब से कब तक माना जाता है? इसकी शुरुआत दोस्तों ईसा पूर्व 600 से मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आता है। तो आप आगे इसको देखेंगे जब हम इसको 1 बाय 1 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर तीनों? तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? पाषाण काल, ताम्रकाल किसके अंतर्गत आता है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा, ये किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत किसके अंतर्गत आता है? तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। ऐसे अंदर से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसलिए आपको डिटेल में देखना है। ठीक है, हम यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल में दोस्तों यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो है पेपर 300 नंबर का यहाँ पर पेपर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आप जितना डीप जो है पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो तीनों याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब आपका पुरातात्विक स्रोतों पर। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पुरालेख शास्त्र। जो सिलेबस में है, मैंने आपको बताया था, सिलेबस आप जरूर देखें। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोत जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्रोत किन्हें कहेंगे? ठीक है, सबसे पहले आपको पुरातत्व को समझना है। ठीक है, पुरातत्व किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। प्रथम का अर्थ है पुरातन तथा दूसरे का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान है, किंतु पुरातत्व शब्द का प्रयोग मात्र इसी संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता, इसका क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या जानेंगे? देखिए, यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों को जानने से पहले पुरातत्व आप समझें। पुरातत्व को अंग्रेजी में हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं।
ठीक है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? पहला है आर्क्यूज। ठीक है, इस आर्क्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुरातन। ठीक है, और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया पुरातन ज्ञान। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए, यह वह विज्ञान है, यानी कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसको समझें दोस्तों, आप समझ जाएंगे। देखिए, पुरातात्विक शोध जो है, पुरातत्व हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैंने बता दिया पुरातन ज्ञान से है इसका मतलब। देखिए, पुरातत्व क्या है? वह विज्ञान है दोस्तों जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जो पहले की प्राचीन समय की जो छिपी हुई सामग्रियां हैं उनकी खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन, यानी कि पहले लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, तो ये चीज़ों का ज्ञान दोस्तों हम यहाँ पर इसके अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर कभी आपको परिभाषाओं से भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पहली जो इसकी परिभाषा है पुरातत्व की, तो कि पुरातत्व शास्त्री गार्डन चाइल्ड के शब्दों में क्या है? देखिए, भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरातत्व की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है गार्डन चाइल्ड के अनुसार। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है? भौतिक अवशेषों के माध्यम से, यानी कि जो भौतिक अवशेष हैं उनके माध्यम से मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनका ज्ञान ही पुरातत्व है। दूसरा देखिए परिभाषा मार्टिमर व्हीलर के शब्दों में। तो मार्टिमर व्हीलर के शब्दों में देखिए, पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये परिभाषा किसने दी है पुरातत्व की? याद रखेंगे। देखिए, पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह आपका वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्यों को भी खोदता है। तो ये परिभाषा किसकी है? मार्टिमर व्हीलर की है, याद रखेंगे इसको। कभी परिभाषाएं भी पूछ लिया जाता है। देखिए, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा पुरातत्ववेत्ता केवल जो है आपका वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्य को भी खोदता है। ये परिभाषा किसकी है? तो याद रखेंगे मार्टिमर व्हीलर की ये परिभाषा है। ठीक है, साथ ही साथ एक परिभाषा और है इसमें, एच डी सांकलिया के शब्दों में। तो एच डी सांकलिया के शब्दों में देखिए, पुरावशेषों के अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं, यानी कि जो पुरावशेष हैं उनके अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं। कौन? एच डी सांकलिया। ठीक है, यानी कि जो पुरातन ज्ञान की खोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। यानी कि जो पुरातन ज्ञान, प्राचीन ज्ञान को जो जो क्या करता है, प्राचीन ज्ञान के बारे में जो हमें ज्ञान देता है, हमें बताता है, तो वो है आपका पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, तो तीनों परिभाषा पुरातत्व की याद रखेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा गार्डन चाइल्ड के अनुसार, दूसरा मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, तीसरा एच डी सांकलिया के अनुसार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे नाम दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम का। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे नाम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में की और पहले महानिदेशक के रूप में काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है दो चीजें। पहला, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दूसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कब की? 1861 में, 1861 में की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और इसके पहले महानिदेशक बने। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बने? तो कौन बने पहले महानिदेशक? वो बने आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बन सकते हैं, इनको सभी को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल। अब तो आप समझ चुके होंगे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल
एवं आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास तो पूर्णतया जो है ये पुरातात्विक अन्वेषण पर आधारित है, जबकि ऐतिहासिक काल के इतिहास को पुरातत्व जो है वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। पुरातत्व का क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक का अध्ययन सम्मिलित है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास दोस्तों पूर्णतया जो है ये किस पर आपका आधारित है, पुरातात्विक जो अन्वेषण होते हैं यानी कि पुरातात्विक जो खोज होते हैं उन पर आधारित है। जबकि जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल इतिहास को जो है पुरातत्व जो है क्या कर देता है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है। और पुरातत्व का क्षेत्र जो है दोस्तों अत्यंत व्यापक है, यानी कि जो जो पुरातत्व है उसमें अभी आप देखेंगे आगे कि किस प्रकार से जो है दोस्तों इसमें उत्खनन किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उत्खनन लोग करते थे पहले। ठीक है, और कौन कौन सी इसमें विधियां अपनाते थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और जो समस्त मानव के जो समस्त क्रियाकलाप हैं, यानी कि पुरातत्व का क्षेत्र इतना व्यापक है जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलाप जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों उत्खनन की विधियां। दोस्तों देखिए, उत्खनन की विधियों में हम देखेंगे कि पुरातत्व में जो है दोस्तों उत्खनन का विशेष महत्व है। ठीक है, यानी कि जब उत्खनन होगा तभी जो है उसके बारे में हम पता कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी जगह पर अगर जब तक खुदाई नहीं हो रही है, उत्खनन नहीं हो रहा है, तब तक हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण है उत्खनन की विधियां। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उत्खनन की विधियां देखते हैं। ठीक है, तो उत्खनन दोस्तों, यहाँ पर उत्खनन की जो विधियां हैं वो दो विधियां हैं दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्खनन की विधियां देखिए पहले। देखिए, पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छिपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पुरातत्व में जो है उत्खनन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से, ठीक है, उत्खनन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, भूगर्भ में छिपी हुई यानी कि जो पहले की जो छिपी हुई वस्तुएं हैं उनको प्रकाश में इसमें लाया जाता है। ठीक है, उत्खनन की दो विधियां हैं, व्यवहार में लाई जाती हैं दो विधियां, यानी कि जो उत्खनन है, जो खुदाई है, वो दो प्रकार से, दो विधियों से इसमें की जाती है। पहला है लंबवत उत्खनन उत्खनन और दूसरा है क्षैतिज उत्खनन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये दो हैं इनको आपने याद रखना है, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। देखिए दोस्तों, जो लंबवत उत्खनन है इसको ऐसे समझेंगे, लंबवत उत्खनन जो है दोस्तों ये जो है आपका एक सीमित क्षेत्र में, यानी कि ऐसा कह सकते हैं आप, ये ऐसा उत्खनन एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कैसे क्षेत्र में किया जाता है, सीमित क्षेत्र में। ठीक है, जो सीमित क्षेत्र में किया जाता है उसको कहा जाता है आपका लंबवत उत्खनन। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे क्या होगा अगर इसको दोस्तों सीमित क्षेत्र में इसका अगर हम उत्खनन करेंगे, खुदाई करेंगे, जिससे क्या होगा, शीघ्रता से यह पता चल सकेगा कि उस स्थल पर कितने काल तक किन किन लोगों द्वारा जो है संस्कृतियों का विकास किया गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना है, लंबवत उत्खनन जो है दोस्तों, इस विधि को क्या कहा गया है, इस विधि को काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी है। ठीक है, याद रखेंगे, जो लंबवत उत्खनन है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है काल मापन। सीमित क्षेत्र में होता है काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा। पूछा जा सकता है आपको सीधे संस्कृति मापन। ठीक है, संस्कृति मापन, तो आपको पूछा जा सकता है किस विधि को काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी जाती है। आंसर क्या रहेगा आपका, लंबवत उत्खनन। ठीक है, याद रखेंगे इसको, लंबवत उत्खनन। किसने कहा है ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि लंबवत उत्खनन विधि को किसने काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी है। आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा आंसर, फीलर। ठीक है, फीलर ने कहा है दोस्तों ये, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको क्षैतिज उत्खनन भी ऐसे ही समझना है। यहाँ पर लंबवत उत्खनन आप समझ चुके होंगे, लंबवत या
ऊर्ध्वाधर उत्खनन में किसी स्थान की जो है ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है। यह खुदाई तब तक चलती है जब तक कि प्राकृतिक यानी कि जो प्राकृतिक मिट्टी है वो न मिल जाए। और ये कैसा उत्खनन है? ये दोस्तों एक सीमित क्षेत्र में किया जाने वाला उत्खनन है। ठीक है, जिससे क्या होगा, शीघ्रता से यह पता चल सके कि उस स्थल पर कितने काल तक किन किन लोगों द्वारा संस्कृतियों का विकास किया गया। ठीक है, समझ गए लंबवत उत्खनन को। ठीक है, इसी विधि को, लंबवत उत्खनन की विधि को ही जो है व्हीलन ने क्या कहा है, काल मापन या संस्कृति मापन कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर हम किसी क्षेत्र के बारे में देखिए, हम प्राचीन काल में क्या हुआ ये हमें पता नहीं है, तो उसका हम उत्खनन के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से, ठीक है, खुदाई होती है। ठीक है, खुदाई में चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम जो है जोड़ते हैं सभ्यता से, संस्कृति से। ठीक है, तो तब हमें पता चलता है। तो यहाँ पर इस उत्खनन की खुदाई की दो विधियाँ हैं, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत मैंने आपको बता दिया, इसी विधि को काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी गई है व्हीलर के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। और ये सीमित क्षेत्र में किया जाने वाला उत्खनन है। ठीक है, जिसमें सभ्यता का विस्तार व स्वरूप ज्ञात नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। आपको सीधे पूछा जा सकता है, सीमित क्षेत्र में किया जाने वाला उत्खनन कौन सा है? लंबवत उत्खनन पूछा जा सकता है। ठीक है, लंबवत याद हो गया आपको। चलिए अब चलते हैं क्षैतिज उत्खनन में। देखिए, क्षैतिज उत्खनन की बात करें तो क्षैतिज उत्खनन जो है दोस्तों, यह विस्तृत रूप में किया जाता है। पहला किसमें किया जाता है? विस्तृत रूप में। वो कैसा था लंबवत? वो आपका सीमित क्षेत्र में था। तो देखिए, जो विस्तृत क्षेत्र में होगा ऑब्वियसली है दोस्तों, उससे हमें अधिक जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, क्षैतिज उत्खनन विस्तृत रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी संस्कृति या सभ्यता के संपूर्ण विस्तार को देखना है। ये संपूर्ण विस्तार को देखता है। ठीक है, क्षैतिज उत्खनन। इस विधि से स्थान विशेष की संस्कृति और सभ्यता की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्षैतिज उत्खनन किसे कहेंगे? क्षैतिज उत्खनन जो है यह विस्तृत रूप में किया जाने वाला उत्खनन है। ठीक है, इसका उद्देश्य किसी संस्कृति या सभ्यता के संपूर्ण विस्तार को देखना होता है। ठीक, इस विधि से स्थान विशेष की संस्कृति और सभ्यता की संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग आपको पूछा जा सकता है, क्षैतिज उत्खनन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, कहाँ की खुदाई में किया गया इसका प्रयोग सबसे पहले? तो याद रखेंगे दोस्तों, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसका कहाँ किया गया, इस खुदाई का। ठीक है, क्षैतिज उत्खनन का। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तक्षशिला की खुदाई में। तक्षशिला की खुदाई में दोस्तों सबसे पहले जो है क्षैतिज उत्खनन का प्रयोग किया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ औरों की बात करें तो याद रखेंगे कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। ठीक है, कालीबंगा, ठीक है पहला, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका लोथल। तो दोस्तों यहां भी दोस्तों खुदाई में इसका प्रयोग किया गया क्षैतिज उत्खनन का। ठीक है, याद रहेगा, क्षैतिज उत्खनन का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला की खुदाई में हुआ। ठीक है, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो के उत्खनन में भी इसी तकनीकी का प्रयोग किया गया क्षैतिज उत्खनन विधि का। ठीक है, याद रहेगा, दोनों चीजें याद रहेंगी, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। ठीक है, दोनों याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, लंबवत में बताया था मैंने आपको कि लंबवत उत्खनन जो है सीमित क्षेत्र में इसकी खुदाई की जाती है, सीमित क्षेत्र में किया जाता है। क्षैतिज उत्खनन जो है ये विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और लंबवत उत्खनन को दोस्तों किसने जो है काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी है? तो व्हीलर का नाम बताया मैंने आपको, याद रखेंगे उसको। क्षैतिज उत्खनन
विधि का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला की खुदाई में हुआ था। उसके बाद कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो के उत्खनन में भी इसी विधि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं पुरातात्विक स्रोतों के प्रकारों पर। देखिए दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार जो हैं, यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे वही हैं, एक बार फिर देख लें। पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार में देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, अवशेष, मृदभांड, मूर्तिकला और चित्रकला आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। पुरातात्विक स्रोतों के प्रकारों की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां बहुत महत्वपूर्ण, आप सभी जानते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः पुरालेख शास्त्र और मुद्रा शास्त्र, स्मारक, अवशेष, मृदभांड, मूर्तिकला और चित्रकला आते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में दोस्तों आपका पुरालेख शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र है, बाकी इसमें नहीं दिए हैं आपके। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पुरालेख शास्त्र। ठीक है, ये सिलेबस में हमका पुरातात्विक स्रोतों के बाद जो है आपका क्या है, पुरालेख शास्त्र है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पुरालेख शास्त्र। अब पुरालेख शास्त्र की बात करें, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इस काल के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो पत्थर व धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं, इसलिए साहित्य की तरह उसमें कोई फेरबदल संभव नहीं हो पाया। यद्यपि सभी अभिलेखों पर उसकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी उस अभिलेख की भाषा, वाक्य संरचना, अक्षरों की बनावट के आधार पर उसका काल मोटे तौर पर निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पुरालेख शास्त्र यानी कि जो अभिलेख हैं, जो लेख हैं, ठीक है, उनका अध्ययन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो ऐतिहासिक काल में जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका अभिलेख। अब देखिए, अभिलेख की बात करें तो अभिलेख दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं आप रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इस काल के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो पत्थर व धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं, इसलिए साहित्य की तरह इसमें आप फेरबदल तो संभव नहीं है। ठीक है, यद्यपि सभी अभिलेखों पर उसकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी उस अभिलेख की भाषा यानी कि जो पत्थर पर लिखा हो या फिर धातु पर लिखा हो, तो वहां पर उसकी भाषा हो गया, वाक्य संरचना हो गया, अक्षरों की बनावट होगी, तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, उसका काल जो है मोटे मोटे तौर पर जो है निर्धारित हो जाता है। ठीक है, देखिए अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख है सम्राट अशोक के। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि पुरालेख शास्त्र में हम बात कर रहे हैं अभिलेख की, तो दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स दोस्तों यहाँ पर इस श्रेणी में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है आपका सम्राट अशोक का। ठीक है, तो सम्राट अशोक के हैं सबसे प्राचीन अभिलेख। ठीक है, चलिए सम्राट अशोक के बारे में देखते हैं। आगे भी हम इसमें डिटेल में देखेंगे, अभी आप जो है इस पर जो आपका मेंशन है वो देखेंगे, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आगे हम इस पर बात करेंगे। अभी यहाँ पर बात आ गई सम्राट अशोक की, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा इसका डिटेल में यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, देखिए अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको सीधे। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो सम्राट अशोक के हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख कौन से अभिलेख में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे दोस्तों, सम्राट अशोक के नाम का जो स्पष्ट उल्लेख है दो अभिलेखों में है। पहला अभिलेख है दोस्तों मास्की अभिलेख, कर्नाटक में है, दूसरा गुर्जरा अभिलेख, मध्य प्रदेश। तो दो अभिलेख आपको याद रखने हैं, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, कर्नाटक का मास्की और मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, जहां पर सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए अन्य अभिलेखों की बात करें तो अन्य अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है। ठीक है, तो अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है, तो अन्य अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवानाम प्रियदर्शी। याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है किसको कहा गया है, किसको कहा जाता है। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी किसको कहा गया है, अशोक को। ठीक है, अशोक का नाम दो अभिलेखों में अशोक मिलता है, मास्की अभिलेख में और गुर्जरा अभिलेख में। बाकी अभिलेखों में उसका नाम क्या है,
देवानाम प्रियदर्शी है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, याद रखेंगे अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, याद रहेगा। बाकी यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अभिलेख की श्रेणी में सम्राट अशोक के हैं। दो अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम क्या है? देवानाम प्रियदर्शी है, याद रखेंगे। और अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं, यानी कि कुछ अभिलेख अशोक के जो हैं खरोष्टी लिपि में भी हैं। इन अभिलेखों से अशोक की शासन प्रणाली, उसके धम्म पर प्रकाश पड़ता है। यानी कि मैंने अभी ऊपर बताया कि अशोक के अधिकांश अभिलेख तो ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जो खरोष्टी लिपि में भी हैं। ठीक है, इन अभिलेखों से अशोक की शासन प्रणाली और उसके धम्म पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अशोक के बाद के अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है। तो अशोक के बाद क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ठीक है, मैंने ऊपर बताया ना अभी आपको कि जो अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो सम्राट अशोक के हैं। तो उसके बाद के जो अभिलेखों के अध्ययन को जो है दोस्तों हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक है राजकीय अभिलेख, दूसरा है निजी अभिलेख। ठीक है, याद रखेंगे अशोक के बाद के अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका राजकीय अभिलेख, दूसरा है आपका निजी अभिलेख। ठीक है, याद रहेगा राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख क्या होते हैं अभी इसको देखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं और उसके बाद के अभिलेखों का अध्ययन जो है दोस्तों उसकी सुविधा की दृष्टि से दो उसको भागों में बांटा गया है, राजकीय और निजी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजकीय अभिलेख किसे कहते हैं और निजी अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक, देखिए राजकीय अभिलेख की बात करें, राजकीय भी आप नाम से समझ गए होंगे, सरकारी अभिलेख कह सकते हैं। ठीक है, वे सरकारी दस्तावेज होते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है, उनको बोलते हैं राजकीय अभिलेख। इसको आप सरकारी अभिलेख भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अभिलेख दोस्तों या तो राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां हैं या फिर भूमि अनुदान पत्र। तो प्रशस्तियों का सबसे सुंदर उदाहरण है आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जो अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों और उसकी नीतियों की पूरी विवेचना मिलती है। इस प्रकार के अभिलेखों के अन्य उदाहरण जो हैं वो नीचे आपको दिए गए हैं। पहले आप इसको समझें कि देखिए राजकीय अभिलेख किसे कहेंगे? राजकीय सरकारी अभिलेख वे सरकारी दस्तावेज होते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। यह अभिलेख या तो फिर राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र हैं। तो प्रशस्तियों का सबसे सुंदर उदाहरण क्या है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जो अशोक के स्तंभ में खुदा है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों और उसकी नीतियों की पूरी विवेचना मिलती है। आपको पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों और उसकी नीतियों की पूरी विवेचना किस प्रशस्ति में मिलती है? तो वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलिए इसके अन्य उदाहरण देखिए। ठीक है, और क्या क्या उदाहरण है आपकी जो राजकीय अभिलेख है। तो अन्य उदाहरणों की बात करें तो ऊपर आपने देख दिया आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख। आगे देखिए अभिलेख की बात करें तो कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पहला। दूसरा गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। तीसरा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ठीक है, उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख। विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है जो राजकीय अभिलेख है, राजकीय अभिलेख वे सरकारी दस्तावेज होते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये अभिलेख या तो राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियां हैं या फिर आपका अनुदान पत्र है। प्रशस्तियों की बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति,
ठीक है, जहाँ पर समुद्रगुप्त के विजय अभियानों और उसकी नीतियों की पूरी विवेचना मिलती है। और इस प्रकार इनकी राजकीय अभिलेख के अन्य उदाहरण क्या हैं, जैसे आपका कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों सीधे पूछा जाता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसका है, ये है कलिंग राजा खारवेल का। ऐसे ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, कलिंग राजा खारवेल का है। उसके बाद नासिक अभिलेख किसका है, नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का। तीसरा देखिए गिरनार अभिलेख, कई बार पूछा गया है, गिरनार अभिलेख किसका है, ये है आपका रुद्रदामन का। किसका है, किसका है गिरनार, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, खारवेल का है। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख हो गया। ठीक है, गिरनार अभिलेख किसका हो गया, रुद्रदामन का। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है, याद रखेंगे। जूनागढ़ शिलालेख और भीतरी स्तंभ लेख किसका है, ये आपका स्कंदगुप्त का हो गया। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख किसका है, विजय सेन का है। और यहाँ पर एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों उदाहरण हैं आपके राजकीय अभिलेख के। ठीक है, तो राजकीय अभिलेखों के जो अन्य उदाहरण मैंने आपको बता दिए, तो इनको आपको याद रखना है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है नासिक अभिलेख किसका है, जूनागढ़ शिलालेख किसका है, देवपाड़ा अभिलेख किसका है, एहोल अभिलेख किसका है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रकार है दोस्तों निजी अभिलेख। देखिए निजी अभिलेख क्या होता है, निजी अभिलेख दोस्तों देखिए, इन अभिलेखों की श्रेणी में वैसे अभिलेख आते हैं जो बौद्ध मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इन पर जो तिथियां खुदी हैं उनसे इन मंदिरों के निर्माण तथा मूर्तियों का समय ज्ञात होता है। ठीक है, ये आपने देखा राजकीय अभिलेखों के बारे में। तो यहाँ पर दूसरा प्रकार है आपका निजी अभिलेख। तो निजी अभिलेख दोस्तों, इन अभिलेखों की श्रेणी में वैसे अभिलेख आते हैं जो बौद्ध मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर जो तिथियां खुदी हैं उनसे इन मंदिरों के निर्माण यानी कि कब बने तथा मूर्तियों का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से मूर्तिकला व वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, किस पर प्रकाश पड़ता है, मूर्तिकला व वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन धार्मिक स्थिति की जानकारी होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा में हैं और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक संप्रदायों यथा बौद्ध और जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में हैं और उनमें विशेष रूपेण जो है ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। निजी अभिलेखों से तात्कालिक राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है। तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आप नाम से समझ चुके होंगे, एक तो राजकीय हो गया, एक निजी हो गया। तो निजी अभिलेख क्या होगा, निजी अभिलेख ऐसे अभिलेखों की श्रेणी में ये वैसे यानी कि कैसे अभिलेख आते हैं जो बौद्ध मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। इन पर जो तिथियां होती हैं, खुदियाँ जो इसमें तिथियां खुदी होती हैं, उनसे क्या होता है मंदिरों के निर्माण के मंदिर कब बना तथा मूर्तियों के समय का ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों से किस पर प्रकाश पड़ता है, मूर्तिकला व वास्तुकला पर। ठीक है, और तत्कालीन धार्मिक स्थिति की जानकारी भी होती है। इन अभिलेखों से दोस्तों भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश पड़ा है। जैसे गुप्त काल, मैंने बताया आपको, गुप्त काल से पूर्व के अधिकतर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और गुप्त एवं गुप्तेतर काल के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो संस्कृत में है और इनमें विशेष रूप से जो है ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। तो निजी अभिलेखों से तत्कालिक राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने प्राचीन भारत का पहला टॉपिक देखा, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने की स्रोत, जिसमें हमने आज देखा पुरातात्विक स्रोत और पुरालेख शास्त्र। इसके बाद हम अगली क्लास में दोस्तों मुद्रा शास्त्र और साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत को देखेंगे। तब आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।